तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे डिस्कस, जो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड। जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूं या उसको समझाऊं तो आप उस वीडियो को पॉज कर दीजिए और उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक। फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सिर्फ सॉल्यूशन देख लेना से फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं, आपने नोट कर लिया है, तो उसको पॉज करके ट्राई कर लीजिए और आपको अगर कंफर्म है कि आपने जो किया है सही है तो उतना पोर्शन स्किप कर दीजिए वीडियो का, ठीक। तो पहला एग्जांपल है कि अगर एक स्क्वायर प्लेट है ऑफ साइड ए, ठीक, और अगर वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखी हुई है, इसकी साइड ए है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके किसी एक साइड से एंगल 45 डिग्री बना रही है, मतलब उसके डायगोनल से पास कर रही है, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या इसी स्क्वायर के प्लेन में हो, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट, ठीक। कितना होगा फ्लक्स? E इंटू ए इंटू कॉस थीटा होगा। अब यहां पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हम एंगल कौन सा लें। क्या एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 45 डिग्री है? बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल लेना है एरिया के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर ये है एरिया का एंगल, एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल है इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है? 90 डिग्री एंगल है, एंड देयरफॉर इससे पास करने वाला फ्लक्स 0 होगा। एक्चुअली में अगर इसको हम लाइन ऑफ फोर्स के टर्म्स में देखें तो कोई भी फील्ड लाइन इसके अंदर से नहीं जा रही है, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सर्कुलर डिस्क से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। सर्कुलर डिस्क का रेडियस मान लिया r है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में जिसमें डिस्क रखी हुई है, इस डिस्क से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक। तो इस डिस्क का एरिया कितना है? एरिया है पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी दे रखी है, अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? E इंटू ए इंटू कॉस थीटा था। थीटा कौन सा एंगल लेंगे? 60 डिग्री नहीं, एंगल ऑलवेज लेंगे नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल के साथ में, और वो एंगल इस कंडीशन में 30 डिग्री है, ठीक। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स E इंटू ए इंटू कॉस 30 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E, एरिया है पाई आर स्क्वायर, कॉस 30 इज √3/2। नेक्स्ट एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड द फ्लक्स which passes through an area of 2 meter square in xy plane, ठीक। xy प्लेन में कोई एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, ऐसा यूनिट में मान लेते हैं, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्योंकि सारे कंपोनेंट उसके कांस्टेंट हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिकली ये 3 कंपोनेंट हैं, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। तो 2i कैप वाला कंपोनेंट यहां पर है, 3j कैप वाला कंपोनेंट होगा y एक्सिस के लॉन्ग, और 4k कैप वाला कंपोनेंट होगा z एक्सिस के लॉन्ग, ठीक। अब हमें फ्लक्स निकालना है एक ऐसे एरिया से जो कि xy प्लेन में है, उसका एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर।
तो एक तरीका तो ये बेसिकली ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में ही है, हमें सिर्फ वही देखना है कंपोनेंट जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है इस केस में? 4। तो सिंपली हम क्या कर दें, 4 इंटू 2 8 कर दें, 8 वोल्ट मीटर। ये ऐसे देखें, ये एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। तो एक एक्स वाई प्लेन में एक एरिया 2 मीटर स्क्वायर को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एरिया वेक्टर बराबर 2 मीटर स्क्वायर इंटू एन कैप। एन कैप क्या लिया जाएगा? एन कैप वो वेक्टर होगा जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होता है? के कैप। तो एन कैप क्या हो जाएगा? विल बी नथिंग बट के कैप। 10 ई डॉट ए कितना हो जाएगा? फ्लक्स। इसके साथ में करेंगे डॉट प्रोडक्ट, 2 मीटर स्क्वायर के कैप के साथ में के कैप कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट मीटर। दिस विल बी द फ्लक्स। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, एक हॉलो हेमिस्फीयर है ऑफ रेडियस r, ठीक, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, लेट अस से ई नॉट। ठीक। तो इसका जो स्पेरिकल पोर्शन है, इसका जो स्पेरिकल पोर्शन है, उस स्पेरिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ये जो पोर्शन है स्पेरिकल वाला पोर्शन, इससे टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा? कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए इधर, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट जो लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है कि नहीं? तो जो भी लाइन ऑफ फोर्स इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन को कभी क्रॉस कर रही होंगी, या तो वो क्रॉस करे ना, ठीक, तो ना इसको करेंगी ना इसको करेंगे। जो भी लाइन ऑफ फोर्स इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन को, हेमिस्फेरिकल सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी, वो इस फ्लैट सरफेस को भी क्रॉस कर रही होंगी। ये लाइन ऑफ फोर्स अगर इसको क्रॉस करेगी तो इसको भी क्रॉस करेगी। ये लाइन ऑफ फोर्स अगर इसको क्रॉस करेगी तो इसको भी करेगी। ये लाइन ऑफ फोर्स इसको क्रॉस करेगी तो इसको भी करेगी, एंड सो ऑन। कोई भी लाइन ऑफ फोर्स जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन को क्रॉस कर रही होगी, वो इस फ्लैट सरफेस को भी पास कर रही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करें, इससे फ्लक्स निकालने के बजाय हम इससे फ्लक्स निकाल लें, फटाफट हो जाएगा। इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? इसके कितना एरिया है? पाई आर स्क्वायर इंटू ई नॉट। इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बस। आपको अगर ये लगे कि इसका तो एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन बात तो सही है, एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे कोई भी एरिया, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कांस्टेंट नहीं है, वो हर पॉइंट पे वेरिएबल है, अलग अलग है ना। तो हम E इंटू एरिया नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया फ्लैट सरफेस नहीं है। ये E इंटू ए कब करते हैं? जब सरफेस फ्लैट होता है, बताया थी बात, जब सरफेस प्लेन होता है। अगर सरफेस प्लेन नहीं तो क्या करना पड़ेगा? E डॉट डी ए का इंटीग्रल करना पड़ेगा। वो इंटीग्रल करने से हम बच जाएंगे अगर इस फ्लैट सरफेस के बजाय हम इस कर्व सरफेस के बजाय हम इस फ्लैट सरफेस से फ्लक्स निकाल लें तो। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, कोन है रेडियस आर का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको ऐसे इस बेस के परपेंडिकुलर ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ठीक। तो इस कोनिकल पोर्शन से, बेस से नहीं, इस कोनिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? इस कोनिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स पास करेगा? अगेन सेम लॉजिक जो अभी जस्ट
लगाया था पहले। जो भी फ्लक्स, जो भी लाइन इसको क्रॉस करेंगी, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो किसी सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। जो भी फील्ड लाइन इस बेस, इस कोन के बेस को क्रॉस कर रही होंगी, वही फील्ड लाइन इस कोन के सरफेस को भी क्रॉस कर रही होंगी। तो कोई फील्ड लाइन अगर इसमें इंटर हुई यहां पे, तो नेसेसरली इसको भी क्रॉस करेगी। कोई फील्ड लाइन इसमें इंटर हुई तो नेसेसरली इसको भी क्रॉस करेगी। तो हम क्या करें, कोन एक फ्लैट सरफेस नहीं है, एक प्लेन सरफेस नहीं है, तो अगर हमें कोन से निकालना हो कभी फ्लक्स तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा। लेकिन ये तो फ्लैट सरफेस है, इससे फ्लक्स निकालना कितना आसान है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल, एक पॉइंट चार्ज Q है और एक स्फीयर है ऑफ रेडियस R, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। तो इस पॉइंट चार्ज Q के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां से कहां पे पास कर रही होगी, स्पेस के हर पॉइंट पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इससे फील्ड लाइन निकल रही होंगी पॉइंट चार्ज Q के जैसे। तो इस स्फेरिकल पोर्शन से टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, ठीक, हमें वो निकालना है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, कि किसी भी कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स E डॉट dA के इंटीग्रल के बराबर होता है, ठीक। तो सबसे पहले इस कर्व सरफेस को इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया में ब्रेक कर लीजिए। क्या स्फेरिकल पोर्शन है, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया सरफेस पे होगा, ठीक। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके जैसे, चार्ज के जैसे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर कहां लेंगे, एरिया वेक्टर लेते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, वो भी ले जाएगा बाहर की तरफ, डीए वेक्टर भी बाहर होगा। तो हम क्या करते हैं, इससे इस इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू E वेक्टर डॉट dA विच इज इक्वल टू E इंटू dA d फाई, ठीक। नाउ ये d फाई बराबर E इंटू dA, E डॉट dA क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और dA आपस में पैरेलल हैं, इनके बीच में एंगल 0 है, dA वेक्टर भी बाहर है और इस पॉइंट पे इस चार्ज Q के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है। तो d फाई कितना हो गया, E इंटू dA हो गया। अब E था कितना मैग्नीट्यूड में, वो KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर है इंटू dA d फाई। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट हो चुका है। तो अब ये वेक्टर नहीं बचा, E डॉट dA जब हमने कर दिया तो वो E dA के बराबर हो गया। अब E वेक्टर नहीं है, E इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इस स्फीयर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां होगा, उतना ही यहां पर भी होगा, उतना ही यहां पर भी होगा, उतना ही हर पॉइंट पे होगा। तो d फाई कितना हो जाएगा, d फाई KQ बाई आर स्क्वायर इंटू dA। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, KQ R स्क्वायर कांस्टेंट है और dA का इंटीग्रल कितना हो जाएगा। ऐसे सारे सरफेस एरिया को ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। दिस विल बी KQ बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम K को बोल दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। व्हाट वी गेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स पास करेगा किससे, इस कर्व्ड सरफेस से, Q बाय एप्सिलॉन, ठीक। एक्चुअली में यही गॉस लॉ है,
अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग गॉस लॉ के बारे में। ये इसका गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, ये बस ये शो किया गया कि कर्व सरफेस में, किसी स्पेरिकल सरफेस में अगर सेंटर पे चार्ज रखा हो क्यू, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन के बराबर होगा। ठीक, गॉस लॉ में क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि चार्ज क्यू सेंटर पर रखा हो, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि ये स्पेरिकल सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, अगर उसके अंदर चार्ज क्यू रखा होगा तो उससे पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन के बराबर ही होगा। ठीक, उसके अलावा हमने एक बात की थी कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना आया, क्यू बाय एप्सिलॉन के बराबर आया। मतलब इससे कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं वो क्यू बाई एप्सिलॉन फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। और फील्ड लाइन कहां से निकल के आ रही, क्यू से निकल के आ रही। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि किसी चार्ज क्यू से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो बाहर ओरिजिनेट होंगी, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर हम बस असाइन कर देते हैं। ठीक, जस्ट एक कन्वेंशन। उस कन्वेंशन का, इस कन्वेंशन का क्या फायदा है कि हम फिर गॉस लॉ को ज्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन। अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज क्यू से बोल दें कि उस पॉजिटिव चार्ज क्यू से लाइन निकल रही है क्यू बाय एप्सिलॉन, तो वी कैन ऑलवेज से किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि उस सरफेस को क्रॉस कर रही है। ठीक, अगला एग्जांपल लेते हैं। एक अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और एक सिलिंड्रिकल सरफेस आर रेडियस का और एल लंबाई का ऐसे रखा हुआ है ताकि सिलेंडर की एक्सेस और ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज की एक्सेस क्या है, कॉमन एक्सेस है। तो पता करना है कि इस सिलेंडर के सिलिंड्रिकल सरफेस से, सिर्फ सिलिंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। हम सिर्फ फ्लक्स कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। ठीक, इस एक्सरसाइज में व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस, तो कैसे करें। हम, ये भी कर्व सरफेस है तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया में ब्रेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। वैसा एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया कैसे होगा, ऐसा कुछ होगा, और एरिया वेक्टर किधर लिया जाएगा, आउटवर्ड लिया जाएगा डीए। उसके अलावा एक इनफाइनाइटली लाइन चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पढ़ा हुआ हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, 2k लैम्डा बाई आर होती है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के वजह से लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड, सिलिंड्रिकली रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलेंगी। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे जो इस लाइन ऑफ चार्ज से r दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी और डीए वेक्टर भी बाहर होगा। तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, डीए से पास होने वाला फ्लक्स E डॉट डीए, और E और डीए दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो E डॉट डीए ई डीए हो जाएगा, पहले भी हुआ था फिर से यही हुआ। और E किसके बराबर है, E उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो कि बराबर है 2k लैम्डा बाई आर पे, इस सिलिंड्रिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर। मैग्नीट्यूड तो वही है भाई, जैसे इस सिलेंडर का ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है,
वैसे ये पॉइंट है, वैसे ये पॉइंट है, सारे ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर होना चाहिए। सारे ही पॉइंट इस लाइन से सेम दूरी पर है, इनफाइनाइट लाइन से सेम दूरी पर है। तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू डी ए, ठीक, ये आ जाएगा डी फाई। तो टोटल फ्लक्स इसका इंटीग्रल हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही बात आ गई, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सबके सब आ जाएंगे बाहर। 2k लैम्डा बाई आर। अब बचा डी का इंटीग्रल। डी का इंटीग्रल इज व्हाट, इसका सरफेस एरिया। डी का इंटीग्रल इज इसका सरफेस एरिया। और सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, उसका रेडियस है आर अगर, तो 2 पाई आर पेरीमीटर हो जाएगा। सिलेंडर का बेसिकली हमें सरफेस एरिया मतलब ये वाला सरफेस एरिया निकालना है, सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया निकालना है। तो 2 पाई आर उसका हो जाएगा पेरीमीटर इंटू लेंथ। डी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक। अगर हम के की वैल्यू बोल दें कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम के की वैल्यू बोल दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगेन पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन के बराबर आ गया। इससे पास होने वाला, सिलिंड्रिकल सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक। इसी सवाल में अगर कोई पूछे कि सिलिंड्रिकल सरफेस से तो इतना फ्लक्स पास कर रहा है, ये जो इसके जो बेस हैं, जो फ्लैट सरफेस है यहाँ वाला जो बेस फ्लैट सरफेस, उससे कितना फ्लक्स पास करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म है ना भाई, नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन में भी है, मैग्नीट्यूड में भी होगी इस केस में। अगर इन बेस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहे निकालना हो तो दैट विल बी जीरो। कैसे भाई, कहीं पे भी आप लेते हैं एरिया डीए, तो इस बार डीए का नॉर्मल इधर की तरफ होगा, ठीक। यहां पे लेते हैं एरिया डीए, तो डीए का नॉर्मल इधर की तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन से रेडियली आउटवर्ड होगी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन से रेडियली आउटवर्ड होगी ई। तो किसी भी डीए पे, यहां पे ले डीए, यहां पे ले डीए, कहीं पे भी ले डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, डीए इधर की तरफ है, डीए इधर की तरफ है। ई डॉट डी कितना हो गया, सब जगह पे 0 0 0 हो गया। तो फ्लक्स कितना आ गया, डी फाई। डी फाई ही 0 के बराबर है, तो इन सबका सम भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर ही हो जाएगा, ठीक। अगला एग्जाम्पल थोड़ा टफ एग्जाम्पल है, ओनली फॉर आईआईटी एडवांस, ठीक। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो ये लेवल 4 का एग्जाम्पल है, ये सॉल्व एग्जाम्पल। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इस साइड में इंफिनिटी है और यहां से इनफाइनाइट लाइन चार्ज स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो इस रिंग से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक। इस रिंग से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा अगर इसका रेडियस आर हो। यहां पे एक रिंग रखी हुई है, ठीक। सिंपली फ्लक्स निकालना है, कोई गॉस लॉ नहीं लगाना है हमें। इस लाइन चार्ज के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ई डॉट डी पता करना है। किससे निकालना है फ्लक्स, इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, इस रिंग के सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है कैसे, ई डॉट डी का इंटीग्रल करके। हिंट दे दूं, ये एक रिंग है या एक डिस्क मान लें, इसको मुझे इन्फिनिटली स्मॉल एरिया में ब्रेक करना है। एक इन्फिनिटली स्मॉल एरिया से फ्लक्स निकालेंगे और फिर हम टोटल फ्लक्स को ऐड कर देंगे, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अगर आपसे अपने आप हो गया तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो के लास्ट में पोस्ट करूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है एज शोन,
इसका रेडियस है r, एक डिस्क के सामने या रिंग के सामने रखा हुआ है, ठीक। लेट अस से ये वाला एंगल है थीटा नॉट। ये पॉइंट चार्ज जो रखा हुआ है वो इस रिंग के सेंटर से पास करने वाली लाइन और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर पे रखा हुआ है, ठीक है। एक सरफेस है ये, रिंग या डिस्क जो भी बोल दें उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिंग बोल दें चाहे डिस्क बोल दें, है ना। इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई? बेसिकली इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, है कि नहीं? इस रिंग के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फ्लक्स होगा, तो मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स ई डॉट डी ए का इंटीग्रल करके आएगा। कैसे आएगा करके देखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी अगले वीडियो के लास्ट में होगा, ठीक। अपने आप करेंगे मीनवाइल, अगेन ओनली फॉर IIT एडवांस लेवल।